सभी को सुप्रभात। कक्षा 11 विषय समाजशास्त्र में आज हम आपको सामाजिक समूह का वर्गीकरण पढ़ाएंगे। सामाजिक समूह के प्रकार हम आपको पढ़ाएंगे। तो सामाजिक समूह के प्रकार में समनर ने 2 प्रकार के समूह बताए हैं। समनर एक बहुत बड़े समाजशास्त्री हैं। उन्होंने समूह के 2 प्रकार बताए हैं और दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पहला है अंतः समूह और दूसरा है बाह्य समूह। अंतः समूह वह समूह होते हैं जिसमें हम अपनत्व की भावना पाई जाती है। हम कहें, हमारा कहें, अपना कहें, अपनत्व कहें, इस तरीके की जो शब्दावली है जहाँ पर प्रयोग होती है हम उसे अंतः समूह कहते हैं। ठीक है, जैसे हम विद्यालय जाते हैं और जब कोई मिलता है तो पूछता है कौन सा आपका विद्यालय? अपना विद्यालय है। जब कोई हमारा दोस्त मिलता है और उसके बारे में कोई पूछता है तो कहते हैं अपना दोस्त है, हमारा दोस्त है, हमारा विद्यालय है। ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ पर हमारा हम अपना शब्दावलियाँ आती हैं वह अंतः समूह होता है। जिसके लिए भी आते हैं। हम किसके लिए कहते हैं? गाँव, अपना गाँव। किसका गाँव है? ये अपना गाँव है। ठीक है, तो जब अपना गाँव यानी कि एक अंतः संबंध है, आंतरिक रूप से हमारे जो भाव हैं, संवेग हैं, जो रुचि है, जहाँ जुड़ी होती है, लगी होती है, ऐसे स्थान जो है अंतः समूह के अंतर्गत आते हैं। अपना घर, अपना गांव, ठीक है, अपनी जात। जब हम इस तरीके की बात करते हैं ना तो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है। अपनी जात के लोग हैं, अपना गांव है, अपना विद्यालय है। तो इस तरीके से जहाँ पर क्या होता है कि अपना तो होता ही है और एक तरीके का व्यक्ति के अंदर क्या होता है कि बड़ा मनोबल होता है उसका, और जिस चीज को देता है वो बल देकर देता है। ठीक है, अधिकारपूर्ण तरीके से जब वो कहता है तो वह समूह जो होते हैं वो अंतर समूह के अंतर्गत आते हैं। धार्मिक संप्रदाय, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो जिस धर्म से संबंधित होता है वह बड़ी ताकत और बड़ी स्पष्टता के साथ, बड़ी निडरता के साथ उसको कहता है। ठीक है, परिवार आदि जो है अंतः समूह के उदाहरण हैं। फिर देखिए बाह्य समूह। बाह्य समूह वह समूह होते हैं जो संकटकालीन विषम परिस्थितियों में अपने काम को चलाने के लिए बनाए जाते हैं। आवश्यकता है, हमने समूह बनाया, आवश्यकता खत्म, समूह खत्म। ना तो इसमें अपनत्व होता है, ना तो इसमें इसकी भावना और सहानुभूति, मतलब ये दोनों का अभाव होता है। अपनत्व नाम का इसमें कोई तत्व नहीं होता है। भावनाएं भी बहुत महत्व नहीं रखती हैं। आवश्यकता, जरूरत के हिसाब से हम समूह का निर्माण करते हैं। जब हमारा वह उद्देश्य पूरा हो जाता है हम उस समूह को भंग कर देते हैं। ऐसे समूह को बाह्य समूह कहते हैं। उदाहरण के लिए शत्रु सेना। शत्रु सेना के लिए ना तो कोई सहानुभूति होती है, ना तो कोई अपनत्व होता है। विभिन्न धार्मिक समूह, अपने धर्म से संबंध होता है लेकिन दूसरे के धर्म से हमारा कोई विशेष महत्व या संबंध नहीं होता है। विदेशी समूह, अपने देश का है तो अपना लगाएंगे, विदेशी है तो उसमें कोई अपनत्व की भावना नहीं है। तो जहाँ अपनत्व की भावना नहीं है, सहानुभूति नहीं है, अंतर मन से जुड़ाव नहीं हो रहा है, ऐसे समूह को हम बाह्य समूह की संज्ञा देंगे। फिर देखिए समूहों के वर्गीकरण में प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह आते हैं। तो हम आज आपको प्राथमिक समूह के बारे में बताएंगे। ठीक है, प्राथमिक समूह का निर्माण C.H. कूले द्वारा, इनकी पुस्तक है जो 1909 में C.H. कूले ने अपनी पुस्तक प्रकाशित की, जिसका नाम था सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक में सर्वप्रथम प्राथमिक समूह शब्द का वर्णन मिलता है। तो प्राथमिक समूह के निर्माता कौन होते हैं? C.H. कूले होते हैं। सोरोकिन ने भी प्राथमिक समूह के बारे में कहा है कि प्राथमिक समूह को सुपरिचित समूह कहा है। प्राथमिक समूह कैसे होते हैं? सुपरिचित समूह। प्राथमिक समूह और यहाँ अंतः समूह एक ही होते हैं। प्राथमिक समूह के अंतर्गत जो होता है, जो हमारे
अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, पड़ोसी, मित्र मंडली, गैंग, ठीक है, विद्यालय, ये क्या है हमारे प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं, जिससे हम आमने सामने बात करते हैं, जिसमें अपनत्व होता है, वो प्राथमिक समूह होते हैं। अपनत्व और आमने सामने का मतलब जैसे घर परिवार के सदस्य, तो जो हमारे घर परिवार के सदस्य हैं उनसे हमारा प्रत्यक्ष संबंध है, आमने सामने का संबंध है, तो इसलिए वो क्या है, प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं। हमारे पड़ोसी, पड़ोस का समाज जो होता है, वहाँ जो हमारे मित्र मंडली लोग होते हैं वो सब प्राथमिक समूह में आते हैं। हम विद्यालय जाते हैं, विद्यालय प्राथमिक समूह में आता है, और मित्र मंडली भी प्राथमिक समूह में आते हैं। यहाँ तक कि गैंग शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, पूछा जाता है गैंग, गैंगवार नाम सुना होगा, तो गैंग किस समूह का शब्द है, प्राथमिक का है या द्वितीयक समूह का है, तो ये भी प्राथमिक समूह का है। जो जनजाति परिषदें होती हैं, जो जनजाति समूह होते हैं, वो भी प्राथमिक समूहों के अंतर्गत ही आते हैं। प्राथमिक समूह की विशेषताएं दी गई हैं। पहला क्या है, सदस्यों की कम संख्या। जो प्राथमिक समूह के सदस्य होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, कम होती है या कम पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वही लोग होते हैं जिनसे हमारा प्रत्यक्ष संबंध होता है, और प्रत्यक्ष संबंध जिनसे होता है, आमने सामने के संबंध जिनसे होते हैं, भावनात्मक संबंध जिनसे होते हैं, अपनत्व का संबंध जिनसे होते हैं, उनकी संख्या कम होती है। परिवार एक सीमित व्यवस्था है, पड़ोस एक सीमित व्यवस्था है, स्कूल भी एक सीमित व्यवस्था है, क्योंकि उसके बाद भी हजारों स्कूल हैं, तो हम जहाँ पढ़ते हैं वह शिक्षण संस्थान सीमित हमारे लिए है, क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्त मित्र मंडली होते हैं, सब सीमित होते हैं, इसलिए सदस्यों की संख्या कम होती है। कहाँ, प्राथमिक समूहों में। आमने सामने का संबंध होता है, ध्यान रखना, अपना तो कभी होगा जब आमने सामने होंगे, प्रत्यक्ष होंगे। तो प्राथमिक समूहों में जो हमारे संबंध होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने के होते हैं। लक्ष्य की या लक्ष्यों की सहायता, इसमें जो हमारे समूह के सदस्यों का लक्ष्य होता है, ठीक है, उस लक्ष्य को पूरा करने में हर एक व्यक्ति की सहायता करता है, क्योंकि सभी एक ही क्षेत्र में निपुण होते नहीं हैं, सबके अपने अलग अलग लक्ष्य होते हैं, जो भी उनके कार्य होते हैं उनको पूरा करना तो सबको होता है, लेकिन इसमें एक ऐसी अपनत्व की भावना होती है, अपनत्व की प्रधानता होती है कि एक दूसरे की मदद सभी करने को तैयार होते हैं, जिससे हमारे लक्ष्य आसान हो जाते हैं। उद्देश्यों की समानता, जो उद्देश्य रखे गए हैं समान है, वो हमारे लिए भी एक जैसे हैं, आपके लिए भी एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ही परिवार के, एक ही मित्र मंडली के सदस्य हैं। और कारण यह होता है कि हम जहाँ हमारा जो उद्देश्य होता है, हम उद्देश्य के लिए उस स्थान पे जाते हैं। मान लीजिए कि हमें खेलना है, तो खेलने के लिए हम मैदान पर गए, तो जब हम मैदान को जाएंगे तो हमें खेलना है, और जो खेल रहे हैं उनकी भी संख्या सीमित होती है, गिनी चुनी ही होती है। तो इसलिए हमारा और जो है वहाँ व्यक्ति, उनका और हमारा एक ही उद्देश्य है, खेलना, ठीक है। तो इसलिए उद्देश्यों की समानता होती, एक जैसे ही उद्देश्य होते हैं, और जब उद्देश्य को हमें पूरा करना होता है तो हमारे जैसे जब विचारधारा के लोग मिलेंगे तभी हम अपने कार्य को आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। फिर देखिए, सामाजिकरण के अभिकरण के रूप में, सामाजिकरण के वह अभिकरण होते हैं जो हमें सामाजिकता सिखाते हैं, जो हमें आचार, विचार, व्यवहार, तमाम सामाजिक क्रियाकलाप का प्रशिक्षण देते हैं, ठीक है। तो ये वह अभिकरण होते हैं, निश्चित रूप से हम अपने बड़े सदस्यों से, बुजुर्ग सदस्यों से सीखते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये सामाजिकरण के अभिकरण के रूप में भी हमारी सहायता करते हैं। फिर देखिए, दूसरे, पहला ये प्राथमिक समूह है ना, और प्राथमिक समूह में हमने आपको बताया प्राथमिक समूह की विशेषता। दूसरी इसमें पढ़ना है प्राथमिक समूह का महत्व क्या है, क्या महत्व है प्राथमिक समूह का समाज में। तो पहला बात है गुणों का विकास, जो हमारी कलाएं, क्षमताएं, योग्यताएं हैं, उनका विकास प्राथमिक समूह के सदस्यों के द्वारा ही होता है। ये इनमें अपनत्व होता है, ये वही बात बताएंगे जो आपके हित में होगी। ये कभी नहीं ये चाहते हैं प्राथमिक समूह के सदस्य कि आपका अहित हो, अहित कभी नहीं चाहते, क्योंकि अपनत्व है, लगाव है,
ठीक है, अपने होते हैं, इसलिए हमें सही बात बताते हैं। जब सही तरीके से सही बात बताई जाएगी तो हमारी जो योग्यता विद्वता है उसका निखार होगा, वो विकसित होगी। जो कला, जो क्षमता हमारे अंदर सन्निहित है उसका क्या होगा, जब हमें कोई बताएगा कि आप इस तरीके से करिए इस कार्य को, ये आसानी के साथ हो जाएगा, ये बहुत बढ़िया आपकी समझ में आएगा, तो जो हमारे गुण हैं, जो हमारी क्षमताएं हैं वो विकसित होगी। तो गुणों का विकास प्राथमिक समूह के सदस्यों के द्वारा होता है। दूसरा है भावनात्मक मानसिक सुरक्षा, मतलब एक मानसिक रूप से होता है विश्वास कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमारे परिवार के लोग हमारे साथ हैं, सही में भी साथ हैं, गलत में भी साथ होते हैं। वो कभी नहीं, कोई भी पिता अपने बेटे को अगर उसकी एक आंख नहीं तो काना नहीं कहेगा, कोई नहीं पिता कहता, वो भी बेटा उसको भी कहेगा, जिसके दोनों आंखें उसको भी बेटा उतना ही प्यार करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि, और दूसरी चीज जैसे आप कहीं बाहर चले गए, ठीक है, तो आपको भरोसा किस पर है, अपने सगे संबंधियों पर, और सगे संबंधी क्या है, प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं। तो हम अपने प्राथमिक समूह के सदस्यों से बता देंगे कि भाई हम जा रहे हैं, हमारा घर देखे रहना, हमारे खेत देखे रहना, हमारा एक काम कर लेना, हमारा वहाँ जा रहे हैं वो काम कर लेना, और एक निश्चिंतता रहती है मन में, बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं कि ये फला व्यक्ति गए हैं, ये काम वो कर ही वो लाएंगे, उसमें कोई शंका नहीं होती, किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं होता है। इसलिए हम मानसिक रूप से क्या होते हैं, बहुत सही होते हैं, भावनात्मक मानसिक रूप से सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, कि हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं, हमारे साथ में कुछ नहीं होगा। व्यक्तित्व के निर्माण में योगदान, देखिए व्यक्ति कहाँ से सीखता है और क्या सीखता है, दो चीजें हैं। व्यक्ति घर से सीखता है, अपनों से सीखता है। क्या सीखता है, जो हमारे घर के रहन सहन, आचार विचार, आचरण होते हैं, उन्हीं को सीखता है। ठीक है, तो जब हमारे अपने प्राथमिक समूह के सदस्य अच्छा आचरण करेंगे, अच्छी नीतियों का पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें एक सीख मिलेगी, और वह सीख हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करेगी। हर व्यक्ति का अपना एक हीरो होता है, आदर्श होता है, आइडियल जिसे आप कहते हैं होता है। वह व्यक्ति उसी तरीके से बनना चाहिए जिसको अपना आदर्श मानता है, उसके जैसा बोलने का प्रयास करेगा, उसके जैसे कपड़े पहनने का प्रयास करेगा, उसका जैसा रहन सहन होगा उस तरीके की बात परिवेश को धारण करने की कोशिश करेगा। तो और परिवार के ही सदस्य, प्राथमिक सदस्य या प्राथमिक समूह के जो सदस्य हैं, हम उन्हीं में से किसी को अपना एक आदर्श मानते हैं और उसके जैसे कार्य करते हैं। तो घर में बड़े लोग होते हैं, हमसे बड़े लोग हैं, वो जैसा कार्य करेंगे हम देखेंगे, सीखेंगे, उन्हीं के तरीके से कार्य करेंगे, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होगा। संस्कृतियों का संचार, हम देखते हैं हमारे यहाँ कोई आया, सीधी सी बात, क्योंकि परिवार एक प्राथमिक समूह, ठीक है, हमारे घर कोई सदस्य आया, हमारे पिताजी पहुंचे, प्रणाम किए, जलपान व्यवस्था कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, जलपान ला रहे हैं, पिताजी बातें होते किए, कुशल क्षेम पूछे, ठीक चला। फिर कभी वो व्यक्ति आया, लेकिन आज जब व्यक्ति आया तो पिताजी घर पर नहीं है, घर पर कौन है, मैं। तो जैसे मैंने उस व्यक्ति को देखा, मेरे मन में एक अचानक याद आया कि हमारे पिताजी क्या करते थे इस व्यक्ति के साथ, तुरंत हम दौड़ के जाएंगे, आइए दादाजी प्रणाम, बैठिए बैठिए बैठिए, ठीक है, अपनी जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसके अनुसार हमने उनको बैठाया, जलपान कराया, हालचाल पूछे। अब ये हमने सीखा कहाँ से, हमको हमारे पिताजी ने बताया था ऐसे करना है, फला व्यक्ति आएगा तो ऐसे उसके साथ व्यवहार करना है, नहीं, ये हमारी संस्कृति है, हम देख के सीखते हैं, अपने उच्च जो लोग हैं, अग्रज लोग हैं, उनसे सीखते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हम बहुत सी चीजें अपने परिवार में सीखते हैं, जिससे हमारी संस्कृतियों का क्या होता है, प्रसार होता है। ठीक है, फिर आंतरिक संतोष की प्राप्ति, ये प्राथमिक समूह में आंतरिक संतोष मिलता है सदस्यों के द्वारा, क्योंकि अगर हम कोई अपरिचित व्यक्ति है, अविश्वसनीय व्यक्ति है, मैंने उससे कहा भैया लखनऊ जा रहे हो, मेरे ये दवाई ले आए, पैसे दे दिए, दवाई का पर्चा दे दिए, लखनऊ चला गया, लेकिन अविश्वास है उसके प्रति,
बहुत ज़्यादा परिचित नहीं है, मन क्या करे, भूल जाएगा, लाएगा नहीं। ये दुकान वहाँ, उसको 1 किलोमीटर और आगे जाना है, ये वहाँ तक जाएगा ही नहीं, ये अपना काम करके वापस लौट आएगा, ये हमारे लिए दवाई लाएगा नहीं। मतलब मन में तमाम तरीके के विचार क्या होते हैं, वो चलने लगते हैं। सारे विचार कैसे होते हैं, नकारात्मक होते हैं, ठीक है। जिस पर विश्वास नहीं होता है उसके प्रति हमारा नकारात्मक ही विचार होंगे, चाहे जिस रूप में हम सोचे, चाहे जिस क्षेत्र में सोचे। अब देखिए दूसरी चीज, हमने किसी विश्वसनीय व्यक्ति को भेजा, या हमारा कोई अपना विश्वसनीय प्राथमिक समूह का व्यक्ति लखनऊ जा रहा है, हमने उसको पर्चा दिया, पैसे दिए, और ये भी बोलेंगे अगर इसमें पैसे कम हैं तो लगा देना, और तुमको 1 किलोमीटर और आगे जाना है, 2 किलोमीटर, वहाँ दवा मिलेगी, वहाँ से लाना है, ठीक है। और उसके बाद एकदम निश्चिंत हो गए। क्यों? क्योंकि वो हमारे प्राथमिक समूह का सदस्य है, इसलिए हमें निश्चिंतता है, पूर्ण विश्वास है, किसी भी प्रकार का अविश्वास नहीं है। इसलिए क्या होता है, हमें आंतरिक संतोष मिलता है, और मतलब मन में बहुत ज़्यादा विचलन नहीं होती है, बहुत ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होते हैं। और इस तरीके से क्या होता है कि प्राथमिक समूह के अंतर्गत, महत्व के अंतर्गत आंतरिक संतोष की प्राप्ति हमें होती है। तो ये सामाजिक समूह आपका दूसरा वीडियो है, सामाजिक समूह के संदर्भ में, ठीक है। और पहले वीडियो में हमने आपको प्राथमिक सामाजिक समूह का अर्थ और विशेषताएं बताई थी। आज प्राथमिक सामाजिक समूह का वर्गीकरण समनर और कूले के अनुसार है। हमने आपको प्राथमिक समूह पढ़ाया है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो भी बचा है इस लेसन में, उसमें द्वितीय समूह पढ़ाना है, उसके साथ भी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उनका भी हम उत्तर उसमें सन्निहित कर देंगे। धन्यवाद।